विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो विद्यार्थियों अपना अध्याय चल रहा है अतीत में दबे पांव। ओम थानवी का लिखा हुआ यह अध्याय है। यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट आज का मिश्रण इस अध्याय में किया गया है। ओम थानवी का जन्म 1957 हुआ था, ये आपको बता दिया है, हमने चर्चा कर ली है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दो शहरों के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। इसके अलावा इन दोनों शहरों की विशेषता, स्नानागार, वहां पर 33 फुट चौड़ी सड़कें, सीधी गलियां, तथा इसके अलावा हमने बौद्ध स्तूप और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी हमने अभी तक प्राप्त की है। अध्याय काफी बड़ा है, उससे आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो पाकिस्तान में है वर्तमान में, इनकी क्या विशेषता थी, किस तरीके से नियोजन व्यवस्था कितनी जबरदस्त थी, चाहे स्नानागार हो, चाहे अनुष्ठान करने वाले महाकुंड हो, है ना। ये सभी चीजें हमने वहां पर अभी तक जो है अध्ययन किया, उसमें ये बातें आई है। तो बौद्ध स्तूप वगैरह इन सबको आप याद रखें। राकल दास बनर्जी ने जो 1922 में सबसे पहले खोज कार्य किया जॉन मार्शल के निर्देशन में, ये भी बातें हमने देखी थी उसमें। और उस समय जो 5000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के पहले के समय वहां 50,000 जनसंख्या होना, ये साबित करता है कि वो महानगर जैसा था आज के समय में, युग में इसको देखा जाए तो विद्यार्थियों आगे कंटिन्यू इसका अध्ययन करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। तो विद्यार्थियों देखो, विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, तो मतलब खेती करते थे। झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सब के बीज मिले हैं और उन्हें परखा गया है, जांचा गया है। परखा मतलब जांचा गया है। कपास के बीज तो नहीं, पर सूती कपड़ा मिला है। ये दुनिया में सूत के दो सबसे पुराने नमूनों में एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है, जो जॉर्डन में मिला है। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा कारखाना खुदाई में मादो स्वरूप वत्स को मिला था। छाल्टी, जिसे लिनन कहते हैं और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होते थे। सुमेर जगह का नाम है, मिस्र, सुमेर। शायद सूत उनको निर्यात होता हो, जैसा कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप को सदियों हुआ इसका एहसास। प्रसंगवश मेसोपोटामिया सभ्यता जो इराक की है, शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है। तो ये मोहनजोदड़ो के लिए ध्यान रखें आप। मेसोपोटामिया के शिलालेख में, शिलालेख कहते हैं जो पत्रों पर लिखते हैं, वो शिलालेख, शिलापत्र को बोलते हैं। तो मेलुहा शब्द का संभावित प्रयोग मिलता है विद्यार्थियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं, पुरातत्व इतिहासकार के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान मतलब धार्मिक जो यज्ञ वगैरह होता है, अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएँ सटी हुई होती थी। उस नजरिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जा सकता है। कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि ये राज्य सचिवालय होगा या सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा, है ना। तो ये भी जानकारी है जो ध्यान रखें आप। गढ़ की 4 दीवारी लांग कर लेकर कह रहे हैं ओम थानवी, जब हम बस्तियों की तरफ बढ़े, ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है।
खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर ज़मीन से जा मिले और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए। इस प्रकार का दृश्य वहाँ पर उनको देखने को मिला। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है, ये भी ध्यान रखें। कौन सी बस्ती को रईसों की बस्ती कहा गया? तो पूर्व की बस्ती। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियाँ गरीबों की बस्तियाँ मानी जाती है। मोहनजोदड़ो इसका उलट था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें और ज़्यादा कुएँ। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे डीके, हल्का, दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई। डीके का मतलब ये था। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। ये बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो या पूरे शहर में से गुजरती हो। अब ये आधा मील बची है जब ये लेकर गए वहाँ पर ओम थानवी। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। तो सड़कें बहुत बड़ी बड़ी है, 33 फुट सड़क बहुत बड़ी होती है। तो ओम थानवी के द्वारा लिखित ये अध्याय अतीत में दबे पाँव जो अध्याय है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थियों। और ये यात्रा वृत्तांत रिपोर्टाज का एक सम्मिश्रण है। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य भी मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियों के एक साथ आसानी से आ जा सकती है, क्योंकि 33 फुट सड़क काफ़ी चौड़ी होती है। ये सड़क वहाँ पहुँचती है जहाँ कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं। तो यहाँ और आया देखो, 1 मात्रा यानी तरफ, 2 मात्रा यानी दूसरा। लेकिन सड़क की और सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में है। ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। तो चंडीगढ़ शहर को बसाने के लिए जो शैली घर गलियों में खुलने वाली जो शैली थी वो कार्बूजिए ने ली थी। ये ध्यान रखें, नाम कार्बूजिए। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है, यानी कि कोई न कोई सीख जरूर मिलती है। तो इसी ने यहीं से ली थी और फिर चंडीगढ़ शहर को बसाया था। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतना और अवचेतन, चेतन और अवचेतन सफ़र की ही सब ऐसे ही सफ़र करती होगी। यानी हम कहीं पर जाते हैं, देखते हैं दर्शनीय स्थलों को या पुरातात्विक स्थलों को, तो कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। शायद कार्बूजिए ने ऐसा ही किया था। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नानघर है। घरों के भीतर से पानी या मेल की नालियाँ बाहर होदी तक आती है और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती है। कहीं कहीं वह खुली है पर ज़्यादातर बंद है। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के लोगों के सरोकार का ये बेहतर उदाहरण है। यानी इतना ध्यान रखते थे बाशिंदों का, यानी रहने वालों का। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनमें छोटी गलियां भी है। छोटी सड़कें 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी है। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध, कुओं का व्यवस्था। ये कुएं भी पक्की हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हुए। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ऐसी ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची है। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। 700 के करीब कुएं, नदी, कुएं, कुंड, स्नानाघर और बेजोड़ पानी निकासी, यानी जल निकासी बहुत ही शानदार। बेजोड़, जिसका कोई जोड़ नहीं हो। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? मोहनजोदड़ो तो बिल्कुल जल संस्कृति कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का एक कुआं देखो किस तरीके से यहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो का कुआं बनाया गया है ये, और पक्की ईंटों से। तो ये उदाहरण है यहाँ के। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का DKG, तो ये है काशीनाथ दीक्षित पुरातत्व शास्त्री थे। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। मोटी दीवार का अर्थ ये लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद है जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद ये शहतीरों की जगह हो। सभी घर ईंट के हैं। एक ही आकार की ईंट हैं जिसका ईंटों का अनुपात है 1:2:4। सभी भट्टी में पकी हुई ईंट हैं। हड़प्पा से हटकर
जहाँ पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ है। कहीं कहीं नालियाँ ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी, बाकी लगभग हर जगह पक्की ईंटें हैं। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियाँ शायद ऊपर की दीवार में रहती हो यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर है। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहाँ कुछ उद्यम होता होगा। उद्यम यानी कार्य होता होगा, काम होता होगा, कुमारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडर है, अब तो टूटे फूटे हैं और दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा होता होगा। घर छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन सब घर एक कतार एक लाइन में है। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन यानी लगभग, तकरीबन का मतलब लगभग 30 गुणा 30 फुट का होगा। तो 30 लंबाई 30 चौड़ाई, कुछ इससे दुगुने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तु शैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई फायदा या कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। तो ये ध्यान रखें, एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है, इसमें 2 आंगन होता है और एक करीब 20 कमरे। डीकेजी और सी हल्का आगे पूर्व में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश राजा की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली थी। डीकेजी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फरलांग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क के उस 2 फरलांग ये दूरी नापने का ये है। सड़क के उस 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्वीज के नाम पर है, जिन्होंने 1924-25 में राकलदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, तो जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियाँ बनती रही है। कंकाल मतलब हड्डियाँ वगैरह। अपने प्रसिद्ध नर्तकी मर्द आदमी के कंकाल। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला है। इसके बाद बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज़ शायद ही होगी कोई, यानी नहीं मिलेगी। ये मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में आज भी मौजूद है, रखी हुई है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की मंजिल की तरफ जाती है, जो अब ध्वस्त हो चुकी है। पश्चिम में गड्डी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वश के नाम पर VS ईसा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं। जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 लाइनों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है। तो यहाँ स्नान घर तो सब जगह मिलेंगे। बार बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं और ये कर्मचारियों या कामगारों के घरों के रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था। और ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं इसमें अतीत के दबे अध्याय में। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। नगर की योजना, बस्तियाँ, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियाँ और तोलने के बाट आदि सब कुछ यहाँ से प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से विद्यार्थियों। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है ना। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आ गए, लेकिन बड़े घर है और उसमें छोटे कमरे, तो ताज्जुब तो होगा ही, अचरज ने आश्चर्य। इसका एक अर्थ तो ये लगाया गया है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया है कि बड़े घरों में निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ रही हो जो कालांतर में नष्ट हो गई। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियाँ झरों के, यानी जिसे हम बारी कहते हैं, अलमारी, साज सजा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है, पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे, इसलिए बाहर से सीढ़ियाँ, जो ऊपर रहते होंगे वो बाहर से जाते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी यानी कम जगह की होने की वजह से ऐसा होता होगा। तो विद्यार्थियों, आगे हम बाद में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे
वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विद्यार्थियों।